अगर आप हर 11 महीने का किरायानामा यानी कि रेंट एग्रीमेंट रिन्यू करवा रहे हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। जेल तो शायद नहीं होगी, लेकिन एक छोटी सी कानूनी गलती आपको कोर्ट, टैक्स और किराएदारी विवाद जैसे कई कानूनी पछड़ों में उलझा सकती है। अगर आपका किराएदार आपकी संपत्ति पर 11-11 महीने के रेंट एग्रीमेंट करवाकर कई सालों से रह रहा है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके द्वारा की गई एक छोटी सी चूक आपको कई सालों के लिए किराएदारी कानून के अंतर्गत कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा सकती है, उलझा सकती है। इसलिए इस वीडियो में आज हम इस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि कैसे एक किराएदार को लंबे समय तक हम अपनी संपत्ति पर काबिज रखें, कैसे सेम किराएदार का रेंट एग्रीमेंट कंटिन्यू करें और किस प्रकार से किराएदार को अपनी संपत्ति से हटाएं। क्या 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बार बार रिन्यू करवाना हमारे लिए सुरक्षित है या इसके पीछे छिपा है एक कानूनी जोखिम जिसके बारे में ज्यादातर मकान मालिक नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि कानून इसके बारे में क्या कहता है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा विषय है जो हर मकान मालिक के लिए जो अपनी संपत्ति को किराए पर देता है उसके लिए इम्पोर्टेंट और बेहद जानकारी लेने वाला है, क्योंकि मकान मालिक का एक गलत कदम हमेशा के लिए उसकी संपत्ति को विवाद में डाल सकता है और उसकी संपत्ति को खतरे में डाल सकता है। 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट ये हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और इस्तेमाल होने वाला दस्तावेज है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बार बार रिन्यूअल करवाना आपके लिए भविष्य में खतरे का सबूत बन सकता है? और इसका जवाब इस वीडियो में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वहीं कहीं कहीं सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट रिन्यूअल करवाने पर आपको जेल भेजा जा सकता है। तो क्या ये सच है या सिर्फ एक अफवाह है? तो इस वीडियो में कानून क्या कहता है और वास्तविक स्थिति इसकी क्या है उस बात को भी समझेंगे। क्योंकि लाखों लोग अपनी संपत्ति को किराए पर देने के लिए 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आपकी ये आदत भविष्य में आपको कई मुश्किलों में डाल सकती है, कानूनी विवाद की वजह बन सकती है? तो आज इस सच्चाई से रूबरू आप हो जाएंगे इस वीडियो में। तो सारे पॉइंट और सारी बातें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको पूरी जानकारी दूं, वीडियो में आगे बढ़ें दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन और हाइप का बटन जरूर पुश करें। और इसके साथ साथ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी, और वहां पर भी इसी तरह की वीडियोस को देख सकते हैं। आमतौर से लोगों में ये धारणा है कि रियल एस्टेट का मार्केट या रेंटल मार्केट बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है और काफी लोग इस रिस्क से रूबरू नहीं है, इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते और रियल एस्टेट से जुड़े हुए रेंटल मार्केट को बहुत ज्यादा हल्के में लेते हैं। काफी लोग अपनी संपत्ति को किराए पर देते हैं, किराएदार से उसका अच्छा तालमेल हो जाने की वजह से वह इस बात को बहुत हल्के में लेते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, जरूरी डॉक्यूमेंट को नहीं बनवाते। काफी लोग रेंट एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं इसलिए कि किराएदार कंटिन्यू उनको किराया दे रहा है और उस संपत्ति पर काबिज है, तो वो एक लापरवाही कंडीशन में आ जाते हैं और किराएदार को जब वो शुरू में रखते हैं तो शुरू में एक रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का बनवा लेते हैं और उसके बाद या तो उसको रिन्यू करवाते रहते हैं या फिर नया एग्रीमेंट ही नहीं बनवाते। और कई लोग ऐसी भयंकर गलती करते हैं कि 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट करवाने के बाद जब अगले 11 महीने खत्म होते हैं तो उसी रेंट एग्रीमेंट पर कंटिन्यू लिख देते हैं और उस एग्रीमेंट को, टर्म्स को बढ़ाकर कंटिन्यू रखते हैं। तो ये गलती आपके लिए बहुत बड़ी घातक हो सकती है उस कंडीशन में जब आप विवाद हो जाए। इसके लिए जो कानून कहता है तो भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 यानी कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, इसमें इसकी सेक्शन 17(1)(d) अगर आप चेक करेंगे, देखेंगे तो उसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि अगर आपने किसी भी रेंट एग्रीमेंट में 11 महीने से ज्यादा की अवधि के लिए उसको बनाया है, यानी कि 12 महीने के लिए अगर उसको बनाया है और किसी भी रेंट एग्रीमेंट को आपने कंटिन्यू रखा है तो उसको आपको रजिस्टर्ड करवाना मैंडेटरी है, आवश्यक है। अब आपने 11 महीने का एग्रीमेंट कंटिन्यू रखा, उसमें अवधि को बढ़ा दिया, मान लीजिए नेक्स्ट 11 महीने के लिए आपने उसको बढ़ा दिया, तो वो रेंट एग्रीमेंट 22 महीने का हो जाएगा। और चूंकि 22 महीने का रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है, किसी भी विवाद होने की कंडीशन में कोर्ट जाने की स्थिति में आपको उसी वैल्यू पर स्टाम्प ड्यूटी चुकानी होगी और कोर्ट उस पर पेनल्टी भी आपसे मांगेगा। इसके अलावा अगर 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट को आप कंटिन्यू करते हैं तो ऐसी स्थिति में किराएदार के जो अधिकार हैं, जो उसका पावर है, वो समय समय के साथ मजबूत होता जाता है, किराएदार मकान मालिक पर हावी होने लगता है और इसके साथ साथ समय बढ़ने की वजह से उसकी कानूनी स्थिति भी मजबूत हो जाती है, जो मकान मालिक के लिए घातक है, नुकसानदायक। कई मकान मालिक इतने आलसी होते हैं, इतने लापरवाह होते हैं कि उनका किराएदार उनको किराया टाइम पे दे रहा है, उससे उनका वास्तविक रिलेशन अच्छा बना हुआ है, तो वो किसी भी तरह का रेंट एग्रीमेंट बनाना ही नहीं चाहते, या एक बार बना लिया है तो उसको रिन्यू करवाना ही नहीं चाहते। और कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अगले महीने बनवा लेंगे या 2 महीने बाद बनवा लेंगे या नेक्स्ट ईयर में बनवा लेंगे, तो ये उनके लिए कितना नुकसानदायक और कितना फायदेमंद है। अब मैं आपको कुछ ऐसे कंडीशन, ऐसी शर्तें, ऐसे नियम बताऊंगा
जो मकान मालिक के फेवर के हैं और ऐसे सभी मकान मालिक को अपनाने चाहिए। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मकान मालिक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो पॉइंट ये है कि किसी भी रेंट एग्रीमेंट को आपको 11 महीने का अगर आपने बनाया है तो उसको उसी एग्रीमेंट को आप एक्सटेंड नहीं करें, उसकी अवधि बिल्कुल न बढ़ाएं। जब भी आपका 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट खत्म हो जाए तो आपको उसको डेड मान लेना चाहिए, उसको खत्म मान लेना चाहिए और एक नया रेंट एग्रीमेंट नई कंडीशन नई शर्तों के साथ वापस से बनवाना चाहिए। इसके लिए आप लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट भी बनवा सकते हैं, ये रेंट एग्रीमेंट का एक ऑप्शन है। और नया एग्रीमेंट जो भी बनवाएं, चाहे रेंट एग्रीमेंट बनवाएं या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनवाएं, तो उसमें तमाम नई शर्तों को भी आपको जोड़ देना चाहिए। इसमें दूसरे पॉइंट की बात करूंगा और वो ये है कि आपने जब रेंट एग्रीमेंट एक व्यक्ति के नाम से बनाया है जिसको आपने संपत्ति किराए पर दी है, तो नया रेंट एग्रीमेंट बनवाते समय आपको उसके परिवार के किसी अन्य व्यक्ति के नाम से रेंट एग्रीमेंट बनवाना चाहिए, भले ही उसके पुत्र के नाम से बनाए, उसकी पत्नी के नाम से बनाए या उसके किसी भाई या रिश्तेदार के नाम से बनाए। कहने का यह मतलब है कि किराएदार पार्टी को आपको चेंज कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए। और ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया है कानूनी रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रांग और बहुत ज्यादा पावरफुल मजबूत है, जो ये शो करता है कि आपने पार्टी बदल दी, यानी कि किराएदार को ही बदल दिया, पुराने किराएदार से आपका कोई लिंक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है और एक तरह से आप एक नए व्यक्ति को अपनी संपत्ति को किराए पर दे रहे हैं। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो बताऊंगा कि आप अपनी संपत्ति का अभी तक जो भी रेंट लेते आए हैं, तो नए किराएदार को नए रेंट एग्रीमेंट को बनाते समय आपको अपने रेंट को बढ़ाकर उसमें शो करना चाहिए, भले ही 100 रुपया बढ़ाना पड़े, 500 बढ़ाने पड़े या 100 रुपए कम भी करने पड़े, लेकिन सेम रेंट एग्रीमेंट पर उस संपत्ति को आपको किराए पर नहीं देना चाहिए। और इसके साथ साथ डिपॉजिट मनी जो आप लेते हैं एडवांस के तौर पर, तो उस डिपॉजिट मनी को भी आपको सेम नहीं रखना चाहिए, उसको आपको कम या ज्यादा करके उसमें लिखना चाहिए। कहने का यह मतलब है कि आपका जो रेंट है, किराया है और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी है, उन दोनों को नए रेंट एग्रीमेंट में सेम नहीं रखना है, उसको आपको बदल देना है। इसको आप एक उदाहरण से समझ लीजिए कि मान लीजिए आपने अपनी संपत्ति को 6,000 रुपए मासिक किराए पर दे रखा है, तो जैसे ही आपके 11 मंथ पूरे हो जाएं, अगले जिस किराएदार के नाम से आप अपना रेंट एग्रीमेंट बनवा रहे हैं, तो उसमें उस किराए को आप 6,500 कर दीजिए। आपने एडवांस के तौर पर अमाउंट ले रखा है, तो उसको आप 13,000 रुपए एडवांस के तौर पर लिख दीजिए। अब जो पॉइंट बता रहा हूँ वो और ज्यादा महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपने जो डिपॉजिट मनी पिछले रेंट एग्रीमेंट में जो शो कर रखी थी, उसको आपको उस किराएदार को रिफंड कर देना चाहिए। उसके लिए उससे आपको रिसिप्ट प्राप्त कर लेनी चाहिए कि उसने आपकी सिक्योरिटी मनी जो आपको एडवांस पे दी थी उसको प्राप्त कर लिया है। और इसके बाद नए रेंट एग्रीमेंट में जो सिक्योरिटी आपने शो की है, उस सिक्योरिटी को वापस आपको प्राप्त करके रेंट एग्रीमेंट में दर्ज करवा देना चाहिए। इसके बाद का अगला पॉइंट यह है कि रेंट एग्रीमेंट में आपको नई शर्तों को शामिल करना चाहिए, पुरानी शर्तों को हटा देना चाहिए। कुछ शर्तों को आप एज इट इज रख सकते हैं, कुछ नई शर्तों को मेंशन कर देना चाहिए। इसका कारण यह है कि नए एग्रीमेंट और पुराने एग्रीमेंट में तालमेल आपको नजर नहीं आना चाहिए और आपको लगना चाहिए कि आपने एक नए किराएदार को अपनी संपत्ति को किराए पर दिया है। और इसके बाद का पॉइंट इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको हर मकान मालिक को जो संपत्ति किराए पर देना है उसको ध्यान में रख लेना चाहिए। और वो ये है कि जब भी आप रेंट एग्रीमेंट को बदलें, यानी किराएदार के नाम से नया एग्रीमेंट बनाएं, तो पुराने किराएदार से आपको एक पोजीशन लेटर लेना है, कब्जा प्राप्त करने का लेटर लेना है कि उसने उस संपत्ति को खाली कर दिया है और इस दिनांक को आपको उस संपत्ति का कब्जा सुपुर्द कर दिया है। इसके लिए बाकायदा स्टाम्प पर आप एक शपथ पत्र बनवा सकते हैं और उस पर 2 गवाहों की गवाही करवाकर उसको नोटरी करवा सकते हैं और ऐसे दस्तावेज को सबूत के तौर पर, एविडेंस के तौर पर अपने पास रख सकते हैं। भले ही आपने सेम किराएदार रखा है, उसको मकान संपत्ति खाली नहीं करवाई है, वो आपकी संपत्ति पर काबिज है, लेकिन दस्तावेजों में आपको मजबूत रहना है और उस किराएदार को उस संपत्ति से आपको खाली शो करवाने के लिए उससे ये शपथ पत्र प्राप्त करना है। ये आपके पास इस बात का सबूत होगा कि पुरानी लीगल टेनेंसी जो थी वो खत्म हो चुकी है, टर्मिनेट हो चुकी है, पुराने किराएदार को आपने संपत्ति से हटा दिया है और नया किराएदार आपकी संपत्ति पर काबिज हो गया है। इसके बाद मकान मालिक के लिए उसके फेवर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर बताना चाहूंगा, और वो ये है कि जब भी आप किसी संपत्ति को किराए पर दें, पुराना एग्रीमेंट आपका बना हुआ है, आप उसी किराएदार को उस संपत्ति पर काबिज रखना चाहते हैं, लेकिन आप एग्रीमेंट नया बना रहे हैं, तो पुराने एग्रीमेंट और नए एग्रीमेंट के बीच आप कुछ दिनों का डिस्टेंस रखना चाहिए। इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए कि मान लीजिए आपका रेंटल एग्रीमेंट 31 मार्च 2026 को खत्म हो चुका है, तो अब नया एग्रीमेंट आप 1 अप्रैल से बनाएंगे ताकि आपका रेंट एग्रीमेंट कंटिन्यू रहे। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको 1 अप्रैल 2026 से अपना एग्रीमेंट नहीं बनाना है, उसको आप 15 अप्रैल से कंटिन्यू कर सकते हैं या 1 जून 2026 से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने का जो गैप आप डालेंगे, उस गैप में आपकी किराएदारी शो नहीं होगी,
लीगल रूप से वो किराएदारी खाली रहेगी और इसका आप किराया किसी अन्य अकाउंट में ले सकते हैं, कैश के तौर पर ले सकते हैं और ये लीगली उसमें शो नहीं होगा। और ये सब करने का कारण यह है कि ये मकान मालिक और किराएदार के बीच जो एक कंटिन्यूटी होती है उसको ब्रेक करता है और किराएदार को आपकी संपत्ति पर लंबे समय तक काबिज रहने से रोकता है। और अगर आपका किराएदार से कोई संपत्ति को लेकर विवाद हो जाए तो किराएदार का लंबे समय तक संपत्ति पर काबिज रहना साबित नहीं करता और ये पॉइंट बहुत ज्यादा मकान मालिक के फेवर का है। इसके बाद जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जैसे जैसे हम वीडियो के एंड में जाएंगे पॉइंट का जो पावर है, जो पॉइंट की इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती जाएगी, इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़कर न जाइए, पूरा जरूर देखिए। और ये अगला पॉइंट है कि जिस व्यक्ति को संपत्ति पर आप किराएदार रख रहे हैं तो उस किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं और ये कानूनी रूप से भी सरकार ने लागू कर दिया है। इसके लिए किराएदार का नाम, उसके पिताजी का नाम, उसकी उम्र, उसकी जाति, उसका एड्रेस, वो क्या व्यवसाय करता है, ये तमाम सारी जानकारी लेकर आप पुलिस के सामने एक एप्लीकेशन दीजिए और उसका पुलिस वेरिफिकेशन करवाइए। और आपकी सुविधा के लिए सरकार ने यह सिस्टम ऑनलाइन भी कर दिया है, तो आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, पुलिस थाने चक्कर काटने की जरूरत नहीं, आप इसको ऑनलाइन तरीके से किसी CSC सेंटर पर जाकर करवा सकते हैं। तो इस पॉइंट को भी आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए और इम्पोर्टेंट रूप से आपको ये वेरिफिकेशन जरूर करवाना चाहिए। आपके लिए ये एक बहुत बड़ा एविडेंस रहेगा, मकान मालिक के लिए ये बहुत बड़ी फायदेमंद बात रहेगी कि उसने इस तारीख से इस संपत्ति को इस किराएदार को किराए पर दिया है। इससे आपका पुराना रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा, पुराना किराएदार से आपका जो रिलेशन था या जो पुराने एग्रीमेंट बने हुए थे उसका कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आएगा। अब बात आती है कि आप रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं या लीव एंड लाइसेंस जो भी आप बनवाते हैं तो इसको आपको नोटरी करवा कर 2 गवाहों की गवाही करवा लेनी चाहिए। और अगर 11 महीने से ज्यादा का आप लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनवाते हैं तो इसको आपको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य होता है। और मैं अपने व्यूवर को, मकान मालिकों को यह सलाह देना चाहूंगा कि आप रेंट एग्रीमेंट बनाने की जगह लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनवाइए। और अगर आपको लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनवाना है या उसका एग्रीमेंट का फॉर्मेट चाहिए तो हमारे विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया फॉर्मेट हमारे पास अवेलेबल है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, वहां पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। लीव एंड लाइसेंस बनाकर अपनी संपत्ति पर किराए पर देना एक मकान मालिक के लिए गेम चेंजिंग रूल साबित हो सकता है। इसमें और रेंट एग्रीमेंट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, किराया या कंपनसेशन सेम होता है, डिपॉजिट मनी सेम होती है, शर्तें उसी तरह की होती है, बनता उसी तरह से है, सारा सिस्टम सेम है, लेकिन दोनों का एक्ट अलग है, कानून अलग है और मकान मालिक को लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में फेवर अधिक किया गया है। इसके अलावा इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स और दे देना चाहता हूं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे मकान मालिक और किराएदार के बीच जो संबंध है वो बना रहे और आपकी संपत्ति कभी भी विवादित न होने पाए। तो इसके लिए किराएदार से जो भी आपका लेन देन होता है उसकी आपको उसको रिसिप्ट देनी चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं तो उसका आपको रिकॉर्ड रखना चाहिए। व्हाट्सएप से संबंधित चैट आपको इसमें सबूत के तौर पर अपने पास रखनी चाहिए। इसके अलावा संपत्ति का मेंटेनेंस कौन करेगा, उस पर क्या खर्चा आएगा, इसको आपको एग्रीमेंट में लिखवा लेना चाहिए, क्लियर कर लेना चाहिए। इसके अलावा उस संपत्ति जिसको किराए पर दिया जा रहा है मेंटेनेंस कौन करेगा और लाइट या पानी के जो बिल आएंगे उनका भुगतान कौन किस तरीके से करेगा, उसके लिए कौन लायबल होगा, इस बात को भी एग्रीमेंट में आपको क्लियर कर देना चाहिए। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात कि रेंट कितने % बढ़ेगा, कितने वक्त के बाद बढ़ेगा, इस बात को भी आपको उसमें लिखवा लेना चाहिए। इसके अलावा उस संपत्ति को अगर आपको खाली करवाना होगा, आपको जरूरत होगी, तो किराएदार को आप कितने समय पहले नोटिस दे सकेंगे। वहीं पर किराएदार को अगर उस संपत्ति को छोड़ना होगा तो वो मकान मालिक को कितने समय पहले इंटीमेशन या सूचना या नोटिस दे सकेगा। अगर उस संपत्ति का कोई इंश्योरेंस किया गया है तो इंश्योरेंस का प्रीमियम कौन देगा, किराएदार का अगर इंश्योरेंस है तो उसका प्रीमियम कौन देगा, इन बातों को भी स्पष्ट तौर से आपको एग्रीमेंट में लिख लेना चाहिए। इसके अलावा एक पॉइंट और ऐड कर देना चाहिए कि मकान मालिक कितने समय के बाद उस संपत्ति का आकर निरीक्षण कर सकेगा और उसके लिए कोई नोटिस देना पड़ेगा या ऐसे ही आकर देख सकेगा। इन बातों को क्लियरली आपको एग्रीमेंट में मेंशन कर देना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूं कि कई किराएदार ऐसे होते हैं जो उस संपत्ति को किराए पर लेकर अधिक किराए में अन्य किसी व्यक्ति को किराए पर दे देते हैं, यानी कि सबलेट कर देते हैं। आपको इन बातों को अगर आप एग्री हैं तो ठीक है, वरना आपको इसमें किराएदार को पाबंद करना चाहिए कि वह उस संपत्ति को सबलेट नहीं कर सकेगा, अन्य व्यक्ति को किराए पर नहीं दे सकेगा। कई लोग किराए पर संपत्ति को लेते हैं कुछ व्यवसाय करने के लिए और किसी अन्य व्यक्ति को उसमें भागीदार बना लेते हैं या अन्य व्यवसाय करने लगते हैं, तो इस बात को भी आपको उसमें मेंशन कर लेना चाहिए कि संपत्ति पर किराएदार क्या व्यवसाय करेगा, किसके साथ करेगा और किस व्यक्ति को अपने साथ रखेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो हमने हमारे 24 वर्ष के रियल एस्टेट में अनुभव के आधार पर आपको बताने की कोशिश की है कि प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में या रेंटल मैटर्स में आपकी सुरक्षा और आपकी सावधानी ही आपको आने वाले भविष्य के खतरे से बचाती है और आपको और आपके सुरक्षित निवेश को आगे बढ़ाती है। और आपके द्वारा की गई एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी असावधानी भविष्य में होने वाली कई मुश्किलों का न्योता दे सकती है, कई बड़े झमेलों में उलझा सकती है, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने को मजबूर कर सकती है और इसके हार जाने के स्वरूप आपकी जमा पूंजी डूब सकती है। आपके लाखों रुपए की कमाई, गाड़ी कमाई आपको इसमें डुबोनी पड़ सकती है। तो अगर आपने अपनी किसी संपत्ति को किराए पर दे रखा है और अपने रेंट एग्रीमेंट को आपने कंटिन्यू रखा है या उसमें समय अवधि को, टर्म को आपने एक्स्ट्रा कर दिया है, बढ़ा दिया है, तो अभी से समझ जाइए, उस रेंट एग्रीमेंट को निरस्त करिए और एक नया रेंट एग्रीमेंट अभी से तुरंत बनवाइए और उसमें तमाम नई कंडीशंस, तमाम नई शर्तों को मेंशन करिए। और अगर आप रेंट एग्रीमेंट या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनवाना चाहते हैं या उसका फॉर्मेट चाहिए तो हमारे विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया फॉर्मेट आप हमसे बनवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करिए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए उसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बेल आइकन बटन और हाइप का बटन जरूर पुश करिए और इसी तरह के वीडियोस आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और फेसबुक पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनी संपत्ति का ख्याल रखिए और एक अच्छा सा रेंट एग्रीमेंट बनाइए ताकि आपको भविष्य में दिक्कतें ना आए। मिलते हैं नए टॉपिक, नए कंटेंट और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।